नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। मुझे यकीन है कि अब आपने तथ्य और राय के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ लिया होगा और आप असहमति वाली परिस्थितियों को उचित तरीके से संभाल रहे होंगे। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें ताकि पिछले सत्र में सीखी हुई बातें ठीक से समझ आ जाएं? आपको स्क्रीन पर 2 कथन दिखाए जाएंगे। आपको इनमें से राय और तथ्य पहचानने हैं। इस साल हमारे स्कूल को फिर से पेंट किया गया। अगर भानु को क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया जाए तो टीम जरूर जीतेगी। पहला कथन एक तथ्य है क्योंकि यह एक निश्चित समय के लिए सही है और उसे प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरा कथन एक राय है क्योंकि उसमें किसी चीज की संभावना के बारे में एक बात कही गई है। वह बात सही हो सकती है पर यह जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। अ ने फिल्म ब में अभिनय किया, यह एक तथ्य है। अ ने फिल्म ब में अच्छा अभिनय किया, यह एक राय है। चलिए अब हम उचित तरीके से असहमत होने की अपनी योग्यता को जांचते हैं। स्कूल के कुछ छात्र यह चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षक दिवस पर वे शिक्षकों का अभिनंदन कैसे करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि पुष्प गुच्छ देने चाहिए और दूसरे ने सुझाव दिया कि कोई उपहार देना चाहिए। प्रिया और माला भी इस वार्तालाप का हिस्सा थी। आइए उनकी बातें सुने। हमें शिक्षकों को पुष्प गुच्छ देने चाहिए। नहीं, वो किसी काम नहीं आते। हमें केवल उपहार देने चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। क्या उनके वार्तालाप में असहमति थी? इस तरह की असहमति से क्या समस्या हो सकती है? हमने देखा कि माला प्रिया की बात पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। इस तरह असहमति व्यक्त करना अनुचित होता है। वह तो केवल अपनी बात मनवाना चाहती है। इससे वार्तालाप अप्रिय हो जाता है। असहमति व्यक्त करते समय सबसे पहला चरण होता है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना और उसका सम्मान करना। उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक सामूहिक चर्चा में हैं। आप किसी के विचार का खंडन करना चाहते हैं। आप यह कैसे व्यक्त करेंगे? क्या आप कहेंगे कि वह बिल्कुल गलत है या आप कहेंगे कि आप उसका दृष्टिकोण समझते हैं और फिर अपनी बात समझाएंगे या फिर उससे कहेंगे कि वह आपकी बात सुने? 1. तुम बिल्कुल गलत हो। 2. मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझता हूं या समझती हूं, लेकिन 3. तुम बस मेरी बात सुनो। यह कहना कि तुम बिल्कुल गलत हो और तुम बस मेरी बात सुनो असहमति व्यक्त करने के अप्रिय और तानाशाही वाले तरीके हैं। इस तरह शुरू करना, मैं तुम्हारा दृष्टिकोण समझ सकता हूं या समझ सकती हूं, लेकिन
और इसके बाद अपनी राय बताना असहमति का उचित तरीका है। इससे उचित तरीके से असहमति व्यक्त करने का माहौल बनता है। सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी बात भी सुनी जा रही है। इससे उन्हें यह भी लगता है कि उनकी बातों की कद्र की जा रही है। ऐसा वातावरण पैदा करने से लोग आपकी बात सुनने में ज्यादा रुचि दिखाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि सही समय और सही इरादे से कहे गए इस आधे वाक्य में भी कितनी ताकत हो सकती है? फिर से प्रिया और माला का वार्तालाप सुनते हैं। अब उनके वार्तालाप का अगला भाग यह है। प्रिया, क्यों? माला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। हमने देखा कि माला ने अपने चुनाव का कोई उचित कारण नहीं बताया। यहाँ कम से कम दो संभावनाएं हैं। या तो उसके पास प्रिया को बताने के लिए कोई कारण था ही नहीं। इसका मतलब है कि वह प्रिया पर धौंस जमा रही थी और उसे मौका नहीं दे रही थी, या फिर उसने कोई कारण सोचा ही नहीं, या फिर उसने कोई कारण सोचा था पर वह प्रिया को नहीं बताना चाहती थी। जब दो लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा हो तो यह बात भी अस्वीकार्य है। इससे हम अगले चरण पर पहुंचते हैं। उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए। अगर माला ने सरलता से कहा होता, तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं है, पर फूल तो केवल 1-2 दिनों तक ही टिकते हैं, तो वार्तालाप अप्रिय नहीं बनता। वह समझा सकती थी कि प्रिया के सुझाव को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता। तो अगला चरण है कारण और तर्क या प्रमाण देते हुए अपनी राय सामने रखना। उदाहरण के लिए माला यह कारण बता सकती थी कि उपहार हमेशा के लिए रखे जा सकते हैं और शिक्षक उन्हें देखकर लंबे समय तक अपने विद्यार्थियों को याद कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण में हमें कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। अपर्णा और नंदिता सहेलियां हैं। वे एक फिल्म के बारे में चर्चा कर रही हैं जो उन्होंने हाल ही में देखी थी। अपर्णा को एक दृश्य बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि वह फिल्म का सबसे अच्छा दृश्य था, पर नंदिता की राय अलग थी। उसे कोई और दृश्य अच्छा लगा। फिर से माला और प्रिया के बारे में बात करते हैं। अगर प्रिया भी अपने सुझाव के लिए अच्छा कारण बता दे तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में माला को वह सुनने के लिए तैयार रहना होगा और उचित तरीके से असहमति व्यक्त करनी होगी। उसे अपने समर्थन में बेहतर कारण बताने होंगे ताकि प्रिया उसकी बात मान जाए। इसके अनुसार कहा जा सकता है कि अगला चरण है जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना। उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए।
3. कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए. 4. जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना चाहिए. जवाबी तर्क से नए विचार जन्म लेते हैं, है ना? इस उदाहरण के अनुसार अगर दोनों के बीच असहमति ही रहे तो कोई बिल्कुल नया सुझाव सामने आ सकता है, जैसे कि शिक्षकों को पिकनिक पर ले जाना या उन्हें दावत देना. बात तो तब बिगड़ती है जब असहमति झगड़े में बदल जाती है. ऐसी परिस्थिति में बातचीत बंद कर देनी चाहिए और गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए. हमें भी अपनी असहमति शिष्टता से व्यक्त करनी चाहिए और दूसरों को अपने विचार व सुझाव बताने चाहिए. क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण. हमें 1. दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए. 2. दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए. 3. कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए. 4. जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना चाहिए. इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद. असहमति के संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी द्वारा कही गई एक बात याद आई. ईमानदारी से व्यक्त की गई असहमति अक्सर विकास का अच्छा संकेत होती है. नए विचारों के अलावा असरदार असहमति और भी सकारात्मक परिणाम होते हैं. क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इनके बारे में जानें? यहाँ कुछ शब्द या वाक्यांश दिए गए हैं जो असहमति के सकारात्मक परिणामों के बारे में बताते हैं. आइए एक शब्द पहेली के द्वारा ये देखें कि ये क्या है. इन शब्दों या वाक्यांशों के अक्षर उल्टे पुल्टे हैं. आपको अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द और वाक्यांश पहचानने हैं. क्या हम तैयार हैं? सबसे पहले बताए गए परिणाम को इस सूची में जोड़ते हुए हम देख सकते हैं कि असहमति के सकारात्मक परिणाम ये होते हैं. असहमति के सकारात्मक परिणाम: 1. नए विचार. 2. बेहतर तरीके. 3. परिवर्तन. 4. नवीन प्रक्रिया. 5. संसाधनों का बेहतर उपयोग. 6. नए कौशल. अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देंगे. राधा और सीता अच्छी सहेलियां हैं. वे सोच रही हैं कि गर्मी की छुट्टियां कैसे बितानी चाहिए. राधा ने स्कूल के मैदान में खेलने का सुझाव दिया. सीता ने कहा कि वे अगले वर्ष के पाठ्यक्रम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं. राधा ने कारण के साथ एक और तर्क दिया. आखिर में उन्होंने कराटे सीखने का निर्णय लिया. क्या आपने देखा कि यहाँ क्या हुआ? जब पढ़ाई और खेलकूद इन दो विचारों के बीच काफी असहमति हो चुकी थी तो कराटे का नया सुझाव सामने आया. तो असहमति से नए कौशल सीखने के अवसर सामने आते हैं. चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं.
सुकुमार और कादर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सुकुमार ने सुझाव दिया कि साथ बैठकर पढ़ना चाहिए। कादर ने पहले कभी इस तरह की पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए वह ऐसा नहीं करना चाहता। सुकुमार ने उसे समझाया कि साथ बैठकर पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। कादर उसकी बात से सहमत हो गया और दोनों ने मिलकर पढ़ने का निर्णय लिया। अलग सुझाव स्वीकार करने के क्या फायदे थे? कादर ने परीक्षा की तैयारी करने का एक नया तरीका सीखा। जब उचित तरीके से असहमति व्यक्त की जाती है तो उसके बहुत से सकारात्मक परिणाम होते हैं। हम काम करने के नए और बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। इससे हमें चीजों को बदलने का मौका भी मिलता है। अक्सर हम चीजों को एक ही तरीके से देखते हैं और उसी तरीके को सही मानते हैं। हमें नई बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जो हमारे साथ उचित तरीके से असहमत होते हैं वो हमें कोई बेहतर बात या चीज को अपनाने के लिए मना सकता है। असहमति से हमारी सोचने की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है और हम बिना सोचे समझे चीजों को स्वीकारने से बच जाते हैं। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। दो भाई राम और श्याम खेल रहे थे, तभी बारिश होने लगी। राम सुझाव देता है कि टीवी देखना चाहिए। श्याम बारिश में भीगना चाहता है। राम ऐसा नहीं करना चाहता। तभी राम को याद आता है कि उनके पास घर पर कैरम बोर्ड है। श्याम कैरम खेलने के लिए तैयार है, पर हमेशा की तरह आम तरीके से नहीं खेलना चाहता। वह सुझाव देता है कि ऐसे ही मस्ती करने के लिए कैरम को नए नियमों के साथ खेलना चाहिए। राम इस बात के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ? उचित तरीके से असहमत होने से वे एक नई संभावना का पता लगा पाए। केवल यह नहीं, उन्होंने एक नया खेल भी बनाया। नवरचनाएं तभी हो सकती हैं जब हम वर्तमान में काम आ रहे तरीकों या प्रथाओं से असहमत होकर उन पर सवाल उठाएं। इससे हमें यह सोचने का मौका भी मिलता है कि हम उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किस तरह कर रहे हैं। जैसे कि इस उदाहरण में राम और श्याम के पास जो चीज उपलब्ध थी, यानी कि उनका कैरम, उसी का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक नया खेल बनाया। उचित तरीके से असहमति व्यक्त करना भी एक कौशल है जिसे सीखकर अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम उसमें माहिर हो सकते हैं। सही शब्दों का प्रयोग करना और उचित हाव भाव दर्शाना भी जरूरी होता है। बात करते समय स्वर और गति का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यह बात, तुम सही हो, पर इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। मधुरता से कही जाए तो यह बात ज्यादा आसानी से स्वीकार हो जाएगी, जबकि इसी बात को कटु या निंदापूर्ण स्वर में कहा जाए तो अप्रिय लग सकती है। जब अप्रिय बात को जोर से कहा जाता है तो वह और आक्रामक लगती है और गलतफहमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह हमें भी अपने शारीरिक संकेतों और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देकर उनमें तालमेल बनाए रखना चाहिए। इसके बारे में हमने पिछले कुछ सत्रों में सीखा था।
हमें इनका अभ्यास करके इनसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कौशलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि असहमति को ठंडे दिमाग से सुनना, जवाबी तर्क के प्रति सहनशील होना और भावनाओं पर काबू करना। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। चित्रा को शास्त्रीय संगीत सुनने का बहुत शौक है। उसने अपनी सहेली काव्या से एक संगीत समारोह में साथ चलने की जिद की। काव्या को संगीत से ज्यादा नृत्य में दिलचस्पी है। उसने तुरंत तेज आवाज में जवाब दिया, मुझे हर बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती शास्त्रीय संगीत सुनना पड़ता है। तुम ही जाओ वहां अकेली, मैं नहीं आने वाली। यह सुनकर चित्रा ने कहा कि अब वह उसे कभी भी कहीं आने के लिए नहीं कहेगी, फिर चाहे वह कोई फिल्म या नृत्य का कार्यक्रम ही क्यों ना हो। काव्या को केवल संगीत समारोह से परेशानी थी, पर उसकी तेज आवाज की वजह से चित्रा बुरा मान गई और उनकी दोस्ती में दरार आ गई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गलत तरीके से बात करने की वजह से कोई गलतफहमी हो गई हो? कभी आपके दोस्त ने आपके साथ गलत स्वर में बात की हो, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा किया हो? परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी असहमति धीमे से या फिर पूरे जोर के साथ व्यक्त करनी पड़ती है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। परीक्षाओं को खत्म करने के बारे में एक सामूहिक चर्चा हो रही है। आपसे पहले जिसने अपने विचार बताए थे, आप उससे असहमत हैं। आप अपना वाक्य कैसे शुरू करेंगे? 1. नहीं, तुम गलत हो। 2. मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं या देखती हूं। 3. ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, तुम गलत हो। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुचित है, क्योंकि आप कोई भी कारण बताए बिना असहमति व्यक्त कर रहे हैं, जबकि यह बात मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं इसे अलग तरह से देखता हूं या देखती हूं, उचित है, क्योंकि इसे आराम से और शिष्टता से व्यक्त किया गया है। हम उचित शब्दों के प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ उपयोगी कथनों को सीखने से हम वास्तविक जीवन में उनका प्रयोग कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार हम सहजता से या फिर जोर से असहमत हो सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए क्या हम कुछ कथन देखें? मैं आपको कुछ कथन दूंगी। आपको पहचानना है कि इनमें से सहज भाव वाले कौन से हैं और जोर से कहने वाले कौन से। वास्तव में तुम्हारा यह मतलब नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे पूरा यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार गलत है। मैं इस बात से असहमत होना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता या सकती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम इस बारे में गंभीर नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो। वैसे यह तो कई बातों पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। क्या हम उत्तर जांच लें?
सहजता से असहमत होना, पूरा जोर लगाकर असहमत होना। वैसे ये तो कई बातों पर निर्भर करता है। मुझे पूरा यकीन नहीं है। मैं इस बात से असहमत होना चाहता हूं या चाहती हूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार गलत है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकती या सकता। मैं बिल्कुल असहमत हूं। वास्तव में तुम्हारा यह मतलब नहीं हो सकता। तुम इस बारे में गंभीर नहीं हो सकते। याद रहे, यह केवल एक रूपरेखा है। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इनमें उचित शब्दों को जोड़ना होगा और उचित तरीके से असहमत होने के चरणों को भी ध्यान में रखना होगा। हमें इन बातों पर अमल करके उचित तरीके से विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें जवाबी तर्क का आदर करना चाहिए और उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, हमें जवाबी तर्क का आदर करना चाहिए और उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। हमें असहमति शिष्टता से व्यक्त करनी चाहिए और दूसरों को अपने विचार व सुझाव बताने चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? असहमति के सकारात्मक परिणाम: 1. नए विचार। 2. बेहतर तरीके। 3. परिवर्तन। 4. नवीन प्रक्रिया। 5. संसाधनों का बेहतर उपयोग। 6. नए कौशल। परिस्थिति के अनुसार हम मधुरता से या फिर जोर से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, पर हमें हमेशा शिष्ट रहना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।